अमेरिकन आर्मी अपनी हाई इंटेलिजेंस और ड्रोन के जरिए बलूचिस्तान में 3 गाड़ियों पर नजर रखती है। उन्हें पता चला है कि मजीद अल-कोई इन्हीं 3 गाड़ियों में से किसी एक में है, लेकिन उनका एडवांस सिस्टम 51% ही मैचिंग दिखा पा रहा होता है और मिशन को अबॉर्ट करने की रिकमेंडेशन देता है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जॉर्ज कैलिस्टर प्रेसिडेंट से सिचुएशन के बारे में बात करता है। कैलिस्टर को लगता है कि उन्हें ये मिशन अबॉर्ट कर देना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें अटैक करने की परमिशन देते हैं क्योंकि उन्हें पक्की खबर है कि वहां मजीद अल-कोई है। फिर आर्मी चीफ बलूचिस्तान में बैठी टीम को ऑर्डर देता है और एक ड्रोन के जरिए उस ग्रुप पर अटैक कर दिया जाता है जिसमें उन 3 गाड़ियों में से उतरे लोग शामिल थे। दोस्तों, जेरी शो जो एक स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट स्टूडेंट है जो कॉपी कबाना नाम की कंपनी में काम करता है, वो अपना काम खत्म कर अपने रूम पर जा रहा होता है जिसका उसने कई महीनों से रेंट नहीं दिया है। तभी उसे पता चलता है कि उसका जुड़वा भाई ईथन शॉ जो यूएस एयर फोर्स में था वो मर चुका है। वो अपने भाई के लास्ट फ्यूनरल में जाता है और कुछ देर रुकने के बाद वो वहां से निकल जाता है और रास्ते में वो देखता है कि उसके पिता ने उसके बैग में $1000 का चेक रख दिया है उसकी मदद के लिए। रैचल होलोमैन जो कि सिंगल मदर है, वो अपने बेटे सैम को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाती है क्योंकि उसका वॉशिंगटन डीसी में एक म्यूजिक शो है और सैम को प्रेसिडेंट के सामने ट्रम्पेट बजाने का मौका मिला है, इसलिए वो अपने म्यूजिक टीचर के साथ वॉशिंगटन डीसी के लिए निकलता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी सैम का ट्रम्पेट बॉक्स उठाकर ले जाता है। अब आते हैं दोस्तों दोबारा जेरी शॉ के पास जो अपना चेक विड्रॉ कराने आया है। वो अपने अकाउंट से सारे पैसे निकालना चाहता है। तभी उसे स्क्रीन पर नजर आता है कि उसके अकाउंट में $1000 नहीं बल्कि $7,51,000 है, जिसमें से कुछ कैश मशीन से बाहर निकलने लग जाता है। वो अपने रूम पर जाता है। तभी उसे अपने रूम ओनर से पता चलता है कि सुबह से उसके घर पर कई सारे बॉक्स डिलीवर हुए जा रहे हैं। वो जल्दी से रूम में जाता है और जब जेरी उन बॉक्सेस को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इन बॉक्स में हाईली एडवांस वेपन्स और बॉम्ब बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अमोनियम नाइट्रेट है। उसे नहीं पता ये सब कहां से आया और अकाउंट में इतने सारे पैसे किसने भेजे हैं। तभी उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। एक लेडी है जो उसे बोलती है कि 30 सेकंड में यहाँ FBI आने वाली है, तुम्हें यहाँ से जल्दी भागना होगा। इतने में जेरी कुछ समझ पाए FBI आती है और उसे गिरफ्तार कर ले जाती है। जेरी से पूछताछ करने के लिए एजेंट टॉम मॉर्गन आता है और वो उससे उसके कमरे में रखे सामान के बारे में और उसके बैंक अकाउंट में आए इतने सारे पैसों के बारे में पूछता है और जेरी उसे एक ही लाइन बोलता है, उसे पैसे और उस सामान के बारे में कुछ भी नहीं पता कि किसने और क्यों ये सब करा है। मॉर्गन उसे बस ये बोलकर चला जाता है कि मुझे नहीं पता तुम सच बोल रहे हो या झूठ, लेकिन तुम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो। दोस्तों, अब आ जाओ रैचल होलोमैन पर जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। तभी उसे भी एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो उसे पास के मैकडोनल्ड स्टोर की टीवी देखने को बोलती है। जब रैचल टीवी को देखती है तो उसे उस ट्रेन की लाइव CCTV फुटेज दिखती है जिसमें अभी उसके बेटा सैम बैठकर जा रहा है। वो फोन वाली लेडी उसे एक लोकेशन बताती है जहाँ एक ब्लैक SUV खड़ी है। वो रैचल को ऑर्डर देती है कि उसे जल्दी से जल्दी उस गाड़ी में जाकर बैठना है और अगर रैचल ने उसका ऑर्डर फॉलो नहीं करा तो वो उस ट्रेन को डिरेल कर देंगे जिसमें सैम बैठा हुआ है। रैचल पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन वो ऑफिसर से बात नहीं कर पाती। तभी उस अननोन नंबर वाली लेडी का फोन फिर से आता है जो रैचल को कहती है कि अगर दोबारा पुलिस से कांटेक्ट किया तो वो अपने बेटे को कभी जिंदा नहीं देख पाएगी और रैचल को मजबूरन उस ब्लैक कार में जाकर बैठना पड़ता है। यहाँ FBI में एयरफोर्स सेक्रेटरी जोए पेरेज आती है। उसे लगता है कि जेरी का अपने भाई ईथन शॉ से कोई कनेक्शन था, इसलिए वो जेरी को इंटेरोगेट करना चाहती है, लेकिन मॉर्गन उसे उसकी परमिशन नहीं देता। यहाँ जेरी के लिए कॉल आता है और वो कॉल उसी अननोन लेडी का है जो उसे कहती है कि तुरंत जमीन पर लेट जाओ। फिर से जेरी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। तभी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मशीन का पिलर उस बिल्डिंग की विंडो पर टकराता है और जेरी को वहां से भागने की जगह मिल जाती है। जेरी देखता है कि बिल्डिंग की स्ट्रिप लाइट पर लिखा है जंप जेरी शॉ और जेरी को ना चाहते हुए भी वहां से भागना पड़ता है। वो वहां से जंप करता है तो सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। उसे अपने आसपास लगी डिस्प्ले से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जैसे कि उसे जो अभी ट्रेन आई है उसमें चढ़ना है।
वो ट्रेन में चढ़ता है और ट्रेन चलने के थोड़ी देर बाद जेरी के बगल में बैठे पैसेंजर का फोन बजता है जिस पर लिखा है आंसर नाउ जेरी। जेरी उस कॉल को उठाता है जो कि ऑब्वियसली उसी अननोन लेडी का है जो अगले 3 स्टेशन के बाद उतरने को बोलती है। लेकिन जेरी पहले ही स्टेशन पर उतरकर अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेन पकड़ लेता है। तभी जेरी के पास उस लेडी का कॉल आता है लेकिन जेरी इस बार उसका कॉल को अटेंड नहीं करता। तभी ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक अपने आप लगते हैं और ट्रेन वापस रिवर्स में चलनी शुरू हो जाती है। जेरी के पास फिर से उस लेडी का कॉल आता है जो उसे एक ब्लैक कार की लोकेशन बताती है जहां पर उसे पैसेंजर सीट पर जाकर बैठना है। लेकिन जेरी सोचता है कि इस बार वो उसका कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। सडनली ट्रेन में सभी पैसेंजर के फोन एक साथ बजते हैं। ये उसी अननोन लेडी के कॉल है जो इन सबको कहती है कि ये जो ब्लैक जैकेट में गेट के पास आदमी खड़ा है वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है। फिर क्या था दोस्तों, जेरी को मजबूरन ट्रेन से उतरकर वहां तक जाना होता है और जैसे वो कार के अंदर बैठता है उसे रेचल नजर आती है। जेरी रेचल को हड़बड़ी में कहता है कि जल्दी यहाँ से गाड़ी भगाओ, जो तुमने कहा वो मैंने सब किया। असल में जेरी को लग रहा था कि रेचल ही उससे अब तक ऑर्डर दे रही है, बल्कि रेचल खुद उस अननोन नंबर वाली लेडी के ऑर्डर पर यहाँ बैठी हुई है। उन दोनों को जल्दी क्लियर हो जाता है कि वो एक ही लेडी के दोनों शिकार है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। रेचल फुल स्पीड में गाड़ी भगाती है और वो अननोन लेडी कार के ऑडियो सिस्टम के थ्रू इन दोनों से कनेक्ट होती है और उन्हें यहाँ से बचकर भागने में मदद करती है। वो कब लेफ्ट लेना है कब राइट लेना है सब बताती है। इसके अलावा रेचल जिस भी रूट से कार भगा रही है वहाँ की सारी ट्रैफिक लाइट ऑटोमेटिक ग्रीन होती चली जाती हैं। कुछ देर में पुलिस के साथ साथ एजेंट मॉर्गन और सेक्रेटरी जोए भी उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन काफी देर चोर पुलिस खेलने के बाद रेचल जंक यार्ड में पहुंचती है जहाँ गाड़ियों का कबाड़ा कर दिया जाता है। स्क्रैप उठाने वाली मशीन अपने आप चलने लगती है और जो पुलिस कार रेचल और जेरी का पीछा कर रही है उन कार पर स्क्रैप फेंक देती है। और जब वो दोनों बिल्कुल फ्री हो जाते हैं तो वो मशीन उनकी कार को भी उठा लेती है और वो लेडी उन्हें ऑर्डर करती है कि उन्हें जल्द से जल्द इस कार से कूदना होगा वरना वो डूबकर मर जाएंगे। इसलिए जेरी रेचल की हिम्मत बांधता है और उसके साथ कूद जाता है और वो सीधा एक बोट पर जा गिरते हैं और वो मशीन उस कार को पानी में फेंक देती है। अगली सुबह मॉर्गन और जोए को कार तो मिलती है लेकिन कार के अंदर बैठे जेरी और रेचल नहीं मिलते। मॉर्गन को ये समझ नहीं आता कि इन मशीनों ने सिर्फ पुलिस वालों की कार को ही तोड़ा, वो भी काफी एक्यूरेटली। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता। इसके अलावा एक चमत्कार और हुआ है दोस्तों। मॉर्गन को पता चलता है कि जिस रूट से लास्ट नाइट उन्होंने जेरी और रेचल को पीछा करा है उस रूट के सारे सीसीटीवी कैमरा 7 मिनट के लिए आउट ऑफ सर्विस हो गए थे। यहाँ रेचल और जेरी उस बोट पर काफी दूर निकल आए हैं। जेरी को समझ नहीं आता जो लेडी उसे फोन कर रही थी वो है क्या चीज। उसने FBI की टाइट सिक्योरिटी से उसे निकाला, ट्रेन को रिवर्स में चला डाला, सिटी की सारी ट्रैफिक लाइट को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर डाला और उन्हें कार से लेकर बोट तक का सफर कर डाला। तभी जेरी के पास उस लेडी का फोन दोबारा आता है। वो उन्हें फिर से एक पिन पॉइंट लोकेशन देती है जहाँ उन दोनों को पैदल जाना है। जब तक ये दोनों उस लोकेशन तक पैदल जा रहे हैं दोस्तों, आपको एक चीज के बारे में और बताता हूँ, ये जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन आर्मी एक वेपन टेस्ट कर रही है मैरीलैंड में। ये वेपन एक क्रिस्टल है जिसको काटकर इसकी शेप भी बदली जा सकती है। इसको एक्टिव करने के लिए एक सोनिक ट्रिगर वॉल्व की जरूरत पड़ती है। जब इस ट्रिगर वॉल्व को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देगी तो ये एक्टिवेट होगा और इस ट्रिगर से कनेक्ट क्रिस्टल जहाँ रखा होगा वहाँ ये होगा। इसकी 200 यूनिट आर्मी को दी जाती है लेकिन वो अननोन लेडी कन्वेयर बेल्ट के सिस्टम को कंट्रोल में लेती है और एक यूनिट को, मतलब कि एक यूनिट में 2 बॉक्स हैं जिसमें से एक में क्रिस्टल और एक में ट्रिगर वॉल्व रखी हुई है। इन दोनों बॉक्सेस की शिपिंग लोकेशन चेंज कर देती है और एक बॉक्स पहुंचता है शिकागो में इंस्ट्रूमेंट रिपेयरिंग वाले के पास। उसे वो अननोन लेडी ऑर्डर करती है कि इस वाल्व को उसी ट्रम्पेट में फिट कर दे जिसे वो रेलवे स्टेशन से उठाकर लाया था। दोस्तों याद है रेलवे स्टेशन से वो किसका उठा के लाया था ट्रम्पेट बॉक्स। और दूसरा बॉक्स जाता है एक जैम कटर के पास जिसे वो अननोन लेडी ऑर्डर करती है कि इस स्टोन को काटकर एक नेकलेस में फिट कर दे और वो वैसा ही करता है और दोनों बॉक्सेस को उन अननोन लेडी के कहे अनुसार एड्रेस पर पार्सल कर दिया जाता है। अब आ जाओ जेरी और रेचल पर जो इस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं।
थोड़ी देर में वहाँ एक वैन आती है जिसमें से वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिपेयरिंग वाला बंदा निकलता है। वो उन दोनों को एक एड्रेस और वैन की चाबी देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जेरी के पास उन अननोन लेडी का फोन आता है और वो जेरी को कहती है कि उस आदमी को रोको वरना वो मारा जाएगा। जेरी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो गुस्से में उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तभी उस आदमी पर अचानक हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर गिर जाती है और वो भस्म हो जाता है। जेरी समझ जाता है कि ये जो भी है बहुत खतरनाक है। फिर से जेरी के पास उसका फोन आता है जो उन्हें ऑर्डर करती है कि उन्हें वैन में सुबह 11 बजे तक उस एड्रेस पर पहुंचना है जो एड्रेस अभी कुछ देर पहले इस आदमी ने दिया था। जेरी और रेचल उस वैन में बैठकर ऑर्डर किए एड्रेस की तरफ निकलते हैं। यह मॉर्गन उस जगह पहुंचता है जहां से जेरी और रेचल कुछ घंटों पहले निकले हैं। मॉर्गन को लग रहा है कि कोई अमेरिकन कंप्यूटर सिस्टम में घुस चुका है जो ट्रैफिक लाइट्स को, क्रेन्स को और पावर ग्रिड तक को कंट्रोल कर रहा है। वो दोनों उस जगह पहुंचते हैं। अननोन लेडी उन्हें ऑर्डर करती है कि अभी बिल्डिंग से 20 सेकंड में 2 लोग आएंगे जिनके पास हथियार और एक ब्रीफ केस होगा। तुम्हें उनसे वो ब्रीफ केस लेना है। जेरी और रेचल वैन में रखी गन्स निकालते हैं और जैसे ही वो ब्रीफ केस वाले लोग वैन तक आते हैं वो गन पॉइंट पर उनसे ब्रीफ केस लेकर वहां से भाग जाते हैं। तभी उनके पास एक बस आती है और उन्हें बस के अंदर बिठा लिया जाता है। जाहिर है ये कमाल भी उस अननोन लेडी ने कराया है। वो बस एयरपोर्ट तक पहुंचती है। इसी बीच जेरी देखता है कि जिस ब्रीफ केस को वो लेकर आए हैं उसमें टाइमर लगा हुआ है। यहाँ एयरफोर्स ऑफिसर जोई पेरेज पेंटागन जाती है और वो सेक्रेटरी कैलिस्टर से मिलती है। कैलिस्टर उसे अपने टॉप सीक्रेट प्रोग्राम की ओर ले जाता है जहाँ उसकी मुलाकात मेजर विलियम से होती है। यहीं दूसरी तरफ बस ब्रेक के लिए 25 मिनट तक एक मॉल के पास रुकती है। वो अननोन लेडी उन्हें कपड़े बदलने के लिए और स्पेसिफिक थिएटर में जाने के लिए बोलती है। थिएटर में उन्हें वो लेडी बताती है कि उनकी नजर हर जगह है, वो हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें इसलिए बनाया गया है कि ताकि देश में संविधान का पालन सही तरीके से हो सके। और कुछ देर की बातचीत के बाद जेरी समझ जाता है कि ये कंप्यूटर है और अभी तक वो किसी इंसान के नहीं बल्कि एक कंप्यूटर एल्गोरिथम के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। और दोस्तों ये सुपर कंप्यूटर मौजूद है पेंटागन में जहां भी जोए सेक्रेटरी कैलिस्टर और मेजर विलियम के साथ है। इस कंप्यूटर का नाम या दोस्तों जिसे मैं अब तक अननोन लेडी बोलता आ रहा हूँ उसका नाम है आर्या, ARIIA। आर्या को अमेरिकन डिफेंस ने बनाया है ताकि वो जल्द से जल्द कुछ भी इंफॉर्मेशन को जान सके और कैलकुलेटेड रिस्क के आधार पर फैसला ले सके। जोए को परमिशन दी जाती है कि एथन शो के केस को सॉल्व करने के लिए वो आर्या की मदद ले सकती है। जोए और मेजर विलियम्स इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। असल में दोस्तों मेजर विलियम से पहले आर्या की मॉनिटरिंग एथन शो ही कर रहा था लेकिन एक ट्रक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। यहाँ मॉर्गन उस जगह पहुंचता है जहां से जेरी और रेचल ने ब्रीफ केस को लूटा था। उसे जल्दी ही सीसीटीवी की एक फुटेज मिलती है जिसमें जेरी उस बस में बैठा नजर आ रहा है और मॉर्गन को पता चलता है कि वो बस एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। यहाँ जेरी और रेचल चेंज कर वहां से निकलते हैं और बस में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर एक अनजान आदमी आता है जो उन्हें उनके फेक पासपोर्ट देकर वॉशिंगटन DC के लिए टिकट खरीदने को बोलता है। वो जल्दी से टिकट को लेकर सिक्योरिटी चेक तक जाते हैं। तभी मॉर्गन और उसकी टीम एयरपोर्ट पहुंचती है और काफी देर ढूंढने के बाद उसे जेरी दिख जाता है। काफी देर तक मॉर्गन जेरी और रेचल को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन आर्या की मदद से वो दोनों उससे बचकर एक आर्मी कार्गो प्लेन में जाकर छिप जाते हैं। आर्या उन्हें ब्रीफकेस खोलने को बोलती है जिसका टाइम खत्म हो चुका है। इस केस के अंदर एक मेडिसिन और सिरिंज रखी हुई है जिसको अपनी बॉडी में उन्हें इंजेक्ट करना है। असल में जिस प्लेन में ये हैं उन्हें एक बॉक्स में बंद होकर यहाँ से जाना है जहाँ ऑक्सीजन की काफी कमी होगी और अगर ये मेडिसिन लगा ले तो इससे इनकी हार्ट बीट कम हो जाएगी और इनके बचने के चांस 92% बढ़ जाएंगे। दोस्तों ये कैलकुलेशन आर्या की है। वो दोनों मेडिसिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और प्लेन टेक ऑफ होता है। मॉर्गन देखता है कि उसने सारे टेक ऑफ कैंसिल करे थे लेकिन ये वाला नहीं हुआ, इसलिए वो पता करता है कि आखिर ये प्लेन जा कहाँ रहा है। जोए और विलियम को इथन शॉ की इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो वीडियो मिलती है जब वो लास्ट बार आर्या को मॉनिटर कर रहा था। वो वीडियो में देखते हैं कि जब इथन शॉ यहाँ से लॉग आउट करके जा रहा था तो उसके फोन की स्क्रीन ब्लिंक होती है। विलियम समझ जाता है कि ये मोर्स कोड है और वो उसे डिकोड करता है जिससे उसे पता चलता है कि इथन उस जगह की ओर इशारा कर रहा है जहाँ पर यहाँ का फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। और दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आर्या की नजर नहीं जाती क्योंकि यहाँ ना तो कैमरा है ना ही यहाँ कोई माइक है। जोए को फायर एक्सटिंग्विशर के पास एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसमें इथन शॉ की एक वीडियो है।
वो वीडियो सेक्रेटरी कैलिस्टर को एक सेफ वॉल्ट में दिखाई जाती है ताकि आर्या उनकी बात ना सुन सके। उस वीडियो में ईथन आर्या को ऑपरेशन गुलिटिन करने से रोकता है। असल में दोस्तों, ऑपरेशन गुलिटिन का मतलब है अगर मौजूदा सरकार संविधान के अंतर्गत रहकर काम न कर पाए तो उस सरकार का तख्ता पलट कर देना। आर्या यही करना चाह रही है क्योंकि बलूचिस्तान में प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर जिन लोगों को मारा गया वो आतंकवादी नहीं थे और आर्या एक कंप्यूटर है। उसके एल्गोरिथम के हिसाब से ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, इसलिए प्रेसिडेंट समेत 13 बड़े डेमोक्रेट्स को वो टारगेट करती है। लेकिन इससे पहले वो कोई एक्शन ले पाती, ईथन शॉ ऑपरेशन गुलिटन पर रोक लगाकर बायोमेट्रिक लॉक लगा देता है ताकि आर्या कोई गलत कदम ना उठा सके। और ईथन शॉ के इस एक्शन के कारण ही आर्या ने उसका ट्रक एक्सीडेंट करवाया और उसे मरवा दिया। ये बात सेक्रेटरी कैलिस्टर को पता चलती है, इसलिए वो आर्या के इमरजेंसी शटडाउन के ऑर्डर्स देता है। यहाँ जिस बॉक्स में जेरी और रैचल थे उसे पेंटागन लाया जाता है और आर्या उन्हें गाइड कर अपने पास बुला लेती है ईगल आई में, जहाँ ये सुपर कंप्यूटर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। वो जेरी को ऑर्डर देती है कि बायोमेट्रिक लॉक पर अपना फेस डिटेक्ट करवाए और बायोमेट्रिक लॉक के खुलते ही ऑपरेशन गुलिटिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि अब आर्या को परमिशन है कि वो प्रेसिडेंट को मार सकती है। तभी मॉर्गन पेंटागन में आता है और उसे आर्या के बारे में पता चलता है। वो वहां जाता है और उसे फिर से जेरी वहां मिलता है जिसे वो अब पकड़ लेता है। रैचल अकेले ही वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। रैचल को एक आदमी कार में बिठाता है और उसे एक होटल में ले जाकर उसका व्हाइट हाउस का विजिटर कार्ड बनाता है और इसके साथ ही उसे एक ड्रेस और एक नेकलेस देता है पहनने के लिए। दोस्तों, ये वही क्रिस्टल वाला नेकलेस है जो ब्लास्ट हो सकता है। यहाँ सैम को अपनी ट्रम्पेट वाला बॉक्स मिलता है और उसके टीचर्स को लेने के लिए व्हाइट हाउस से कुछ लोग आते हैं। टॉम मॉर्गन को पता चलता है कि आर्मी से एक सोनिक क्रिस्टल बॉम्ब गायब हो चुका है और जेरी उसे काफी देर से समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्रेसिडेंट और कई लोगों की जान खतरे में है। मॉर्गन को लगता है कि जेरी उसे बता सकता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो जेरी को पुलिस कस्टडी से आजाद करता है और उसे व्हाइट हाउस की तरफ ले जाता है। रास्ते में जेरी उसे सब बता देता है कि कैसे आर्या नाम का सुपर कंप्यूटर संविधान की रक्षा के नाम पर प्रेसिडेंट को मारना चाह रहा है। यहाँ जोए और विलियम सुपर कंप्यूटर को शट डाउन करने का कोई जुगाड़ सोचते हैं और व्हाइट हाउस में रैचल क्रिस्टल वाला नेकलेस पहनकर जाती है। वो भी इस बात से अनजान है कि ये कोई नेकलेस नहीं बल्कि बहुत खतरनाक बॉम्ब है। सैम अपने दोस्तों और म्यूजिक टीचर के साथ व्हाइट हाउस में पहुंचता है। उसके ट्रम्पेट में सोनिक ट्रिगर है जो उसकी माँ के गले में लगे क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देगा और कुछ ही देर में जेरी भी व्हाइट हाउस पहुंचता है। वो पुलिस ऑफिसर की ड्रेस पहनकर अंदर एंटर होता है और पेंटागन में जोए काफी मशक्कत के बाद कंप्यूटर को ऑफ करने में कामयाब हो जाती है। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट एक स्पीच देते हैं और एक म्यूजिकल बैंड को इनवाइट करते हैं। रैचल देखती है कि इस म्यूजिकल बैंड में सैम भी शामिल है। म्यूजिक बजना शुरू होता है। जेरी असेंबली हॉल में जाता है जहां ये प्रोग्राम चल रहा है और रैचल भी सैम की तरफ जाने लगती है और सैम उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने वाला होता ही है जिससे वो क्रिस्टल ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन तभी जेरी असेंबली के बीच में ही गन से हवा में फायर करना शुरू करता है जिससे म्यूजिक बैंड बंद हो जाता है और असेंबली में भगदड़ मच जाती है। तभी कई ऑफिसर जेरी पर फायर कर देते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि जेरी ने ये प्रेसिडेंट की जान लेने के लिए नहीं बल्कि उनकी जान बचाने के लिए करा है। कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाता है कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह। गवर्नमेंट डिफेंस को सुपर कंप्यूटर आर्या को बंद करने के ऑर्डर्स देती है और लेट ईथन शॉ को और उसके जुड़वा भाई जेरी शॉ को अमेरिकन गवर्नमेंट से अवार्ड मिलता है उनके बहादुरी के लिए। और आखिर में सैम के बर्थडे के साथ इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और भी अमेजिंग क्राइम थ्रिलर स्टोरी के लिए आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई अमेजिंग कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।